दोस्तों एच में आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले बैटल टू द हेवन के एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करता था और मैंने चैप्टर 300 से एक्सप्लेन करना शुरू किया है और आप चाहे तो देख सकते हो यार। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था दोस्तों एच में आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले बैटल टू द हेवन के एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करता था और मैंने चैप्टर 300 से एक्सप्लेन करना शुरू किया है और आप चाहे तो देख सकते हो यार। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपने लाल होठों पर दांत कराते हुए याफी ने अपना सिर नीचे झुकाकर कप में लाल वाइन को देखा। वह चेहरा जो मोहक था, आश्चर्यजनक रूप से प्राणी जैसा, उस समय एक हल्की उदासी थी जो लोगों के दिलों को तोड़ देती। याफी जानती थी कि प्राइमर टेंगशान सच बोल रही थी। हालांकि इतने बड़े कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति उच्च पद और पद प्राप्त कर सकता है जिसके लिए अनगिनत लोग तरसते हैं। कुछ चीजें हासिल नहीं की जा सकती है, साथ ही एक ही समय में कई चीजें खो भी सकती है। उसके पास नलन यानरान की प्रशिक्षण प्रतिभा या अच्छी किस्मत नहीं थी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में उसकी स्थिति के कारण बाद वाला आसानी से उन प्रतिबंधों से बच सकता था जो कबीले ने उसे दिए थे। इसलिए उस समय उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वह सगाई रद्द करने के लिए जियो कबीले में गई थी। याफी ये भी जानती थी कि उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है। याफी ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया। वह धीरे से पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गई। रात की हवा एक के बाद एक लहरें लेकर आ रही थी, जिससे उसके दिल को थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने अपना सिर उठाया और आसमान में चमकते चांद को देखा। काफी देर बाद याफी की आकर्षक आंखें अचानक थोड़ी झुक गई, बिल्कुल लोमड़ी की आंखों की तरह, जिसमें चतुराई और प्रलोभन दोनों झलक रहे थे। अगर मैं कबीले द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहती तो मैं केवल कबीले को नियंत्रित कर सकती हूँ, याफी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसकी सुंदर आंखें कप में लाल शराब घूर रही थीं। उसके भीतर आकर्षक और गतिशील प्रतिबिंब चुपचाप उस पल से कुछ बदल गया। मेरे पास नलन यानरान की प्रशिक्षण प्रतिभा नहीं है, लेकिन प्राइमर कबीला एक व्यावसायिक कबीला है। मेरी योग्यता के साथ प्रभारी व्यक्ति के पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं लगता। उसकी नाजुक उंगली शराब के प्याले से टकराई। एक स्पष्ट ध्वनि जो गूंज उठी। इतनी कम उम्र में प्राइमर नीलामी घर मुख्यालय का प्रभारी व्यक्ति बनने में सक्षम होना, व्यवसाय और मानव संसाधन प्रबंधन में याफी की प्रतिभा कुछ ऐसी थी जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। आखिरकार इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनके पास हजारों या लाखों वफादार मजबूत लोग अपने अधीनस्थ के रूप में थे, जबकि उनके पास एक मुर्गे को मारने की भी ताकत नहीं थी। स्पष्ट ध्वनि सुनकर याफी के मुंह के कोने पर एक हल्का चाप बन गया। वह मंत्रमुग्ध थी और एक प्राकृतिक आकर्षण के साथ आगे बढ़ रही थी। इस समय वह निस्संदेह पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर थी। जैसे ही याफी के दिल में एक अनजानी बात अंकुरित हो रही थी, एक काले लबादे ने उसे धीरे से पीछे से ढक दिया। एक जानी पहचानी कोमल आवाज ने इस महिला के दिल को, जो इस समय सबसे संवेदनशील था, चुपके से थोड़ा हिला दिया। मौसम ठंडा है, क्या तुम्हें बीमार होने का डर नहीं है? याफी ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसने उस चेहरे को खाली आंखों से देखा जो रूप रंग में आए बदलाव के बाद बेहद साधारण लग रहा था। अपनी मदहोशी की हालत में उसकी नाक की नोक थोड़ी खट्टी लग रही थी। याफी ने धीरे से सूंघी। उसके हाथों ने काले लबादे को खींचा और उसका नाजुक शरीर उसमें दब गया। एक हल्की गर्म भावना ने उसकी आत्मा को डंक दिया, जो प्राइमर टेंगशान के एक वाक्य से ठंडी हो गई। उसकी लंबी पलकें हल्की सी झपकीं और वह मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी नजर उस आकर्षक सुंदर चेहरे पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। किसी अज्ञात कारण से उसने महसूस किया कि वर्तमान याफी में पहले की तुलना में कुछ ज्यादा ही है। इसके अलावा इसने लोगों को अपनी नजरें बदलने से और भी ज्यादा अनिच्छुक बना दिया। क्या तुम ठीक हो? जियो यान ने संदेह से पूछा। मैं बहुत अच्छी हूं। हाँ, फेई ने जियाओ यान की ओर आंखें झपकाई और मुस्कुराकर तुम। जैसे ही उसने सिर हिलाया, जियाओ यान ने आलस से जम्हाई ली। उसने हॉल की ओर देखा जो शोरगुल से भरा हुआ था और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये लोग वास्तव में ऐसी पीड़ा सहन कर सकते? भूल जाओ, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं वापस जा रही हूं, क्या तुम आ रही हो?
जियो यान ने एक बार फिर जम्हाई ली और अचानक याफी से पूछा। आह! यह सुनकर याफी उसे अस्वीकार करने के लिए अपना सिर हिलाने वाली थी। हालांकि जब उसका हाथ धीरे से उसके शरीर पर काले लबादे को सहलाया तो वह एक पल के लिए झिझकी और फिर अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। याफी खड़ी हो गई। उन दोनों ने अभी जाने की योजना बनाई ही थी कि अचानक जियाओ यान के चेहरे पर थकान का भाव आ गया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और राजधानी के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखा। वहां दो भयानक चीजें थीं जो अचानक आसमान की ओर बढ़ गई थी। हाइबुडोंग, यह बुरा आदमी 2 दिनों से लापता है, वह किसी से क्यों लड़ रहा है? दूसरे व्यक्ति की क्यूई से ऐसा लगता है कि उसकी ताकत हाइबुडोंग से कम नहीं है। हाइबुडोंग के साथ लड़ने के बाद जियोयान उसकी क्यूई से काफी परिचित था। तुरंत उसे पहचानने में कामयाब हो गया। उसके हाव भाव में और बदलाव इसलिए आया क्योंकि वहां एक और भयानक उपस्थिति थी जो हाइबुडोंग से कमजोर नहीं थी। जिस समय जियाओ यान बड़बड़ा रहा था उसी समय हॉल के अंदर से 2 आकृतियां अचानक बाहर निकली। वे 2 जो तुरंत जियाओ यान के सामने प्रकट हुए वे थे नालनजी और प्राइमर टेंगशान, जिन्होंने भी कुछ महसूस किया था। नालानजी के पीछे पीछे मुजान, नालान यानरान और अन्य लोग भी बाहर निकले। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। डू हुआंग, नालनजी और प्राइमर तेंगशान के चेहरे पर गंभीरता थी क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। नालनजी और प्राइमर तेंगशान की आवाज सुनकर नालन यानरान और बाकी लोगों के चेहरे चौंक गए। डू हुआंग, उस स्तर के लोग मूल रूप से साम्राज्य के शिखर पर थे। यह अप्रत्याशित था कि उनमें से 2 अचानक प्रकट होंगे। चलो चलें पर देखेंगे। नालानजी और प्राइमर तेंगशान अचानक आसमान में उड़ गए। उनके पीछे 2 जोड़ी खूबसूरत ड्यू पंख तेजी से एकत्रित हो गए, जिसके बाद वे 2 बहती रोशनी में बदल गए और तेजी से उस स्थान की ओर उड़ गए जहां से आभा फूटी थी। वे इस मामले को सावधानी से संभालने में मदद नहीं कर सकते थे जहां शाही शहर में अचानक ऐसे वर्ग के मजबूत लोग दिखाई दिए थे। ही चलो हम भी चलकर देख लें। डू हुआंग, म्यूजान के चेहरे पर एक उग्रता उभर आई जब उसने उस जगह को देखा जहां नालनजी और प्राइमर तेंगशान गायब हो गए थे। उसके पैर जमीन से हट गए और उसका शरीर तेजी से छत पर चला गया। तुरंत ही वह एक टिड्डे की तरह हो गया और इमारतों की छत पर छलांग लगाने और हमला करने लगा। उसके पीछे नालन यानरान, लियू लिंग और अन्य लोगों ने अपनी अपनी महान शक्तियों का प्रदर्शन किया और करीब से उनका पीछा किया। डू हुआंग के बीच लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सिर्फ इसलिए देख सकता था क्योंकि वे ऐसा करना चाहते। कुछ ऐसा जो किसी की सनक से नहीं हुआ। जियाओ यान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जब वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की यात्रा कर रहा था तब हाइबुडोंग उसका सुरक्षात्मक आकर्षण था, इसलिए अंतिम यात्रा करने से पहले उसे कुछ नहीं हो सकता। अन्यथा अगर जियाओ यान को अकेले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उस विशाल प्राणी के पास जाना पड़ा तो ये कुछ ऐसा होगा जो उसके लिए काफी सिरदर्द का कारण बनेगा। तुम यहीं रहो और सावधान रहो, मैं भी जाकर देखूंगा। जियोयान ने एक पल के लिए सोचा और फिर पलटकर बगल में खड़ी याफी से कहा। बाद वाली को भी मामले की गंभीरता का पता था और उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। जियाओयान के पैर धीरे से जमीन पर दब गए और वह हलचीले रंग से छत पर चढ़ गया। उसकी पीठ थोड़ी कांप उठी जब उसने सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने पर क्लाउड विंग्स को बुलाया। अपने लाल होठों को थोड़ा खोलकर जब उसने जियाओयान को पंखों को पुकारते हुए देखा तो हाफी की सुंदर आंखें अविश्वास से भर गईं। पंख फड़फड़ाए और जियाओयान का शरीर तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जिसके बाद उसने अपना पूरा जोर लगाया और उत्तर पश्चिम दिशा में गोली चलाई। डू क्यूई परिवर्तन पंख। डू क्यूई परिवर्तन पंख। जब छत पर छलांग लगा रहे म्यूजान ने अपने पीछे से तेज हवा की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। तुरंत उसने मूर्खता से देखा कि जियोयान अपने पंख फड़फड़ा रहा था और तेजी से उड़कर निकल गया। वह आदमी डू वांग क्लास का है? ये कैसे हो सकता? म्यूजान छत पर खड़ा बेवकूफ की तरह जियाओ यान को घूर रहा था क्योंकि वह गायब हो गया था। काफी देर बाद उसने अपना सिर घुमाया तो पाया कि नलन यानरान और उसके पीछे खड़े दूसरे लोगों के चेहरे भी स्तब्ध थे। हमने एक भूत देखा है। अंधेरी काली रात के आकाश में कुछ युवा लोग अनिश्चितता और गुस्से से खुद को डांट रहे थे। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।